हाय दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आप सब लोग सुरक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे। कोविड-19 की लड़ाई हम ऑलमोस्ट जीत चुके हैं, बस थोड़े से संयम की आवश्यकता है। और अगर हम ऐसे ही एकजुट होकर लड़ते रहे तो इस आखिरी चरण को भी पार कर ही जाएंगे। दोस्तों, इस वीडियो के थ्रू आज मैं उन मिथ्स या गलतफहमी के बारे में बात करूंगा जो फूड प्रोडक्शन या फूड से रिलेटेड हैं, जिसके कारण हम हेल्दी चॉइसेस नहीं बना पा रहे हैं और गलत धारणाओं की वजह से जो चीज़ अच्छी है उसको अब तक गलत समझते आए हैं। तो इस वीडियो को एंड तक देखें, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद वो आपकी सारी गलतफहमी दूर हो जाएंगी। सबसे पहला और सबसे कॉमन मिथ जो है वो हनी या शहद को लेकर है। काफ़ी लोग अभी भी ये समझते हैं कि अगर हनी में क्रिस्टलाइजेशन होता है या अगर शहद जम जाता है तो या तो वो खराब हो गया है या वो मिलावटी है, जबकि जो सच्चाई है वो बिल्कुल इसके ऑपोजिट है। क्योंकि अगर हनी जम रहा है तो वो बिल्कुल शुद्ध है, प्योर है, और इस जमने के प्रोसेस की वजह से वो अपनी क्वालिटी और टेस्ट को सालों तक बरकरार रख सकता है। अब हनी जमता क्यों है, ये जानने से पहले हमारा ये जान लेना बहुत ज़रूरी है कि हनी बनता कैसे है या हनी में होता क्या है। हनी एक सुपर सैचुरेटेड शुगर सॉल्यूशन है जिसमें करीब 80% या उससे थोड़ी ज़्यादा शुगर होती है, जिसमें फ्रक्टोज होता है और ग्लूकोज होता है, और 20% या उससे कम पानी होता है। तो सोचिए, इतनी ज़्यादा शुगर इतने थोड़े से पानी में है तो कितना अनस्टेबल सॉल्यूशन होगा। अब ये जो ग्लूकोज होता है, अगर इसकी मात्रा ज़्यादा होती है किसी शहद में तो वो पानी से निकल जाता है, छोटे वाइट ग्रैन्यूल बना लेता है और ऐसा लगता है कि वाइट सब्सटेंस इकट्ठा हो गया है एक जगह शुगर की तरह। तो ऑलमोस्ट सारे हनी जमते हैं इंडिया में, कुछ कम देर में जमते हैं, कुछ ज़्यादा देर में, और ये इस पे डिपेंड करता है कि हनी बी कौन से प्लांट पे या फूल में गई थी नेक्टर लेने और उसमें ग्लूकोज की मात्रा कितनी थी। अगर ग्लूकोज की मात्रा ज़्यादा है तो वो जल्दी जम जाएगा, अगर कम है तो वो देर में जमेगा। जैसे कि सूरजमुखी या सनफ्लावर का अगर शहद होता है वो तो जल्दी जम जाता है, वहीं अगर ब्लैकबेरी का होता है तो वो देर में जमता है। तो इसीलिए आपने देखा होगा कि कभी आप शहद लाते हैं किसी ए वेंडर से और वो सालों तक नहीं जमता, आप यूज़ करके ख़त्म भी कर देते हैं। वहीं बी वेंडर से जब आप लेते हैं तो शहद 1 महीना 2 महीना या यूज़ करने के बीच में ही जम गया, तो आपको लगता है कि वो गलत है, जबकि ऐसा नहीं है। तो जब भी देखें आप शहद आपका जम रहा है तो अपने चेहरे पे एक स्माइल लाइए, उसको यूज़ कीजिए, क्योंकि ये यूज़ करने में भी बहुत ही कन्वीनियंट है, क्योंकि आप इसको इजीली स्प्रेड कर सकते हैं, कहीं यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपको वैसे ही लिक्विड फॉर्म में चाहिए तो आप इसको गर्म पानी में इसकी बॉटल रख के थोड़ी देर छोड़ सकते हैं और वापस वैसे ही हो जाएगा। तो आप प्लीज़ इस गलत धारणा को निकाल दीजिए और इस बात को जितना हो सके लोगों के साथ शेयर कीजिए। दूसरी जो कॉमन मिथ या गलतफहमी है लोगों में वो है ब्राउन राइस को लेके। क्योंकि मैंने देखा है कि लोग बाग ये समझते हैं कि ब्राउन राइस एक अलग ही राइस की वैरायटी है, जिसको उगाया भी अलग तरीके से जाता है और उसका सीड भी अलग होता है, जबकि सच्चाई ये नहीं है। सच्चाई ये है कि कोई भी राइस, चाहे वो काला राइस हो, रेड राइस हो, चाहे वो नॉर्मल बासमती 1509 या 1121 हो, वो सारे ब्राउन राइस हो सकते हैं। डिपेंड इस पे करता है कि जब राइस उग जाता है तो उसकी प्रोसेसिंग कैसे होती है। आइए इसको विस्तार से समझते हैं। कोई भी राइस जब उग जाता है उसको खाने में इस्तेमाल में लाने से पहले हमें उसकी प्रोसेसिंग करानी पड़ती है, क्योंकि दाना जो होता है चावल का वो एक ऊपरी सतह से ढका होता है जो ब्राउन कलर की होती है, जिसको हल भी बोलते हैं, और वो खाने लायक नहीं होती। तो इसे खाने के लिए हमें उसका ऊपरी सतह उतारनी पड़ती है, जो यूजुअली राइस मिल्स में काम होता है इसकी प्रोसेसिंग। कुछ लोग घर में भी कर लेते हैं अगर छोटे स्तर पे करते हैं।
लेकिन जब आप राइस मिल्स में जाते हैं तो वो इस ऊपर की सतह को उतारने के साथ साथ आपका अंदर जो दाना है चावल का, उसकी ऊपर की लेयर भी निकाल लेते हैं, जिसको राइस ब्रैन बोलते हैं। अब अगर ये ऊपरी सतह दाने की निकल गई तो वो ब्राउन राइस नहीं रहा, वो पॉलिश्ड राइस हो गया। और किसी भी चावल का जो न्यूट्रिशनल वैल्यू होती है वो सबसे ज्यादा इस ऊपरी सतह में ही होती है, जितने भी मिनरल्स या एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। और अगर यही उतर गई तो समझ लीजिए उसकी गुणवत्ता आधी वैसे ही घट गई, तो वो पॉलिश राइस हो जाएगा और वो आपको नहीं खाना चाहिए। आपको खाना चाहिए ब्राउन राइस। पॉलिश राइस आप यूज कर सकते हैं, अगर कमर्शियल पर्सपेक्टिव से यूज करना है, सुशी बनाना है या कुछ ऐसी चीज बनानी है जिसको आपको दिखने में अच्छा बनाना है। लेकिन अगर आपको स्वास्थ्य चाहिए, न्यूट्रिशनल वैल्यू चाहिए, तो आप सिर्फ ब्राउन राइस खाइए, जिसको अनपॉलिश्ड राइस भी बोलते हैं। तो जब भी आप किसी से खरीदे तो सबसे पहला सवाल पूछिए, क्या ये पॉलिश्ड है या अनपॉलिश्ड है। अगर अनपॉलिश्ड है तो वो ब्राउन राइस है, आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा है और आप उसको खाएं। तीसरे मिथ या गलतफहमी जिसकी मैं बात करना चाहता हूं वो है ब्राउन शुगर को लेकर। काफी लोग ये समझते हैं कि ब्राउन शुगर एक हेल्दी ऑल्टरनेटिव है व्हाइट शुगर का, जो सिर्फ एक मार्केट गिमिक है। इसमें सच्चाई नहीं है, क्योंकि अगर आप देखें तो दोनों शुगर लगभग एक ही प्रोसेस से बनती हैं। शुगर केन या शुगर बीट, जिसको चकुंदर की वैरायटी बोलते हैं, वाइट कलर का होता है। इन दोनों में से किसी को भी आप पीस लीजिए, अच्छे से उनका जूस निकाल लीजिए, उसको हीट कर दीजिए काफ़ी, एंड उसके बाद उसको फिल्टर कीजिए, प्रोसेस कीजिए, उसमें से मोलासेस निकाल दीजिए और शुगर पार्टिकल अलग कर लीजिए। जो वाइट शुगर होती है वो और ज़्यादा, उसके बाद फिल्टरेशन होता है, प्रोसेस होते हैं जिससे कि उसके क्रिस्टल एकदम वाइट हो जाएं। और जो ब्राउन शुगर होती है, या तो उसमें थोड़ा सा मोलासेस कंटेंट छोड़ दिया जाता है या वाइट बनाने के बाद उसमें री ऐड कर दिया जाता है, जिसके कारण उसका कलर थोड़ा सा ब्राउन हो जाता है, उसका टेस्ट थोड़ा बदल जाता है और बहुत थोड़े मात्रा में उसमें थोड़े से मिनरल्स भी आ जाते हैं, जैसे कैल्शियम हो गया, आयरन हो गया, पोटेशियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया। लेकिन ये इतने कम मात्रा में होते हैं कि इनके होने ना होने का बहुत ज़्यादा अंतर नहीं पड़ता है। तो शुगर शुगर है, चाहे वो ब्राउन हो चाहे वाइट हो, आपको मॉडरेशन में लेनी चाहिए, ज़्यादा ना लें तो ही अच्छा है। और अगर आप चाहते हैं मीठा खाना तो आप जैगरी या जैगरी पाउडर लीजिए, क्योंकि ब्राउन शुगर महंगी है। इसका अगर आप कॉस्ट देखें और इसके डिफरेंसेस देखें तो कोई फ़ायदा नहीं है इसको खाने का। और स्पेशली अगर ये सोच के खा रहे हैं कि इससे आपकी हेल्थ भी बनेगी, कैलोरीज भी कम जाएंगी, तो आप बिल्कुल इसको छोड़ दें। अगला जो मिथ है वो है पत्ता गोभी को लेकर। हम ये समझते हैं कि अगर हम पत्ता गोभी खाएंगे तो टेपवर्म नाम का कीड़ा हमारी बॉडी में चला जाता है और फाइनली वो हमारे ब्रेन या मस्तिष्क में चला जाता है और तरह तरह की बीमारियां दे देता है मस्तिष्क से जुड़ी हुई। लेकिन सच्चाई ये है कि ये जो कीड़ा है ये सिर्फ पत्ता गोभी नहीं, इसके एग्स आपको फूल गोभी में भी मिल सकते हैं, ब्रोकली में भी मिल सकते हैं, स्पिनच में भी मिल सकते हैं और बाकी सब्जियों में भी मिल सकते हैं। उनके थ्रू भी आपके बॉडी में जा सकते हैं। और यूजुअली एंड मोस्टली ये जो पोक खाते हैं या सुअर का मांस खाते हैं, और वो भी वो जो अच्छी तरीके से कुक हुआ हुआ मांस नहीं है, वो अगर खाते हैं तो आपके बॉडी में जाने के चांसेस बहुत अधिक हो जाते हैं उनके। तो ये सिर्फ पत्ता गोभी को लेके आप धारणा ना बनाएं, क्योंकि ये बिल्कुल गलत है। क्योंकि अगर अनहाइजीनिक कंडीशंस रहेंगी और अगर एग्स हैं किसी भी सब्जी में या खाने की वस्तु में और अगर आप वो खाएंगे तो आपकी बॉडी में चला जाएगा। तो आपको ये देखना है कि आप पत्ता गोभी जब भी खाएं या इस तरीके की कोई भी इस वैरायटी की सब्जी खाएं तो उसको साफ करके खाएं अच्छी तरीके से, टैप वाटर में या बहते पानी में उसको अच्छी तरीके से धो लें, क्योंकि अगर कोई एग है वहाँ पे तो वो चला जाएगा। और अगर आप उसको पका के खाते हैं तो एनीवे वो आपकी बॉडी में नहीं जा सकता, क्योंकि इतनी हीट पे इंसान नहीं बचता, तो एक छोटा सा कीड़ा या अंडा क्या बचेगा। तो सिर्फ इस वजह से कि आप पत्ता गोभी खाएंगे तो आपके कीड़ा हो जाएगा, ये आपको दिमाग से निकाल देना चाहिए। आपको जो
प्रिकॉशन रखनी है वो ये है कि आप बाहर से जब भी खाएं तो अनकुक्ड ना खाएं, और सैलेड वगैरह में जो मिलता है जो कच्चा आपका जो पत्ता गोभी होता है उसको ना खाएं, अपना घर में ही खाएं, ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी तरीके से साफ करें, अच्छी तरीके से कुक करें, तो ये आपको बीमारी नहीं होगी। पांचवा और आखिरी मिथ जिसके बारे में मैं बात करना चाहूँगा वो एक्चुअली फूड प्रोडक्शन को लेके है, स्पेशली ऑर्गेनिक फूड प्रोडक्शन को लेके, क्योंकि अभी भी काफ़ी कंफ्यूजन है कि कितनी दिन के बाद लैंड ऑर्गेनिक हो जाती है, आपको प्रोडक्शन लेनी है या नहीं लेनी है इन सालों में, और कौन सा फूड जब आप उगाएंगे या फसल उगाएंगे वो पूरी तरह ऑर्गेनिक मानी जाएगी। कोई लोग बोलते हैं कि 5 साल लगते हैं, कोई लोग बोलते हैं कि 2 साल लगते हैं, कोई लोग बोलते हैं कि आपको इन 2 साल या 5 साल में फसल नहीं लेनी होती है, और कोई कुछ बोलता है। सच्चाई ये है कि एज पर द गाइडलाइंस ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग आप अगर 3 साल तक ऑर्गेनिक प्रोसीजर्स एंड प्रोसेसेस फॉलो करते हैं और केमिकल का उपयोग नहीं करते हैं तो 3 साल के बाद आपका जो प्रोडक्शन होगा वो 100% केमिकल रेसिड्यू फ्री होगा और वो ऑर्गेनिक कहलाएगा। अब इन 3 सालों में भी ऐसा नहीं है कि आप उस लैंड से प्रोडक्शन नहीं लेंगे, आप उस लैंड से डेफिनेटली प्रोडक्शन लेंगे, लेकिन आपका जो प्रोडक्शन होगा या प्रोडक्ट होगा वो अंडर कन्वर्जन माना जाएगा, नॉट फुल्ली ऑर्गेनिक। तो वैसे भी जो आपके सर्टिफिकेशन होते हैं वो पहला सर्टिफिकेशन आपको 1 साल के बाद मिलता है जो कन्वर्जन सर्टिफिकेट कहलाता है, और 3 साल के बाद आपको फाइनल सर्टिफिकेशन मिलता है जो 100% ऑर्गेनिक कहलाता है। तो 3 साल तक विदाउट केमिकल अगर आप सारे प्रोसीजर एंड प्रोसेसेस फॉलो करते रहेंगे ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क के अंडर, तो आपका जो सॉइल है वो ऑर्गेनिक कहलाएगा। दोस्तों मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और पसंद आया है तो प्लीज़ हर बार की तरह इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए, और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों हमें मिलके इस धरती को केमिकल फ्री या जहर मुक्त बनाना है। हम चाहे कोई भी हैं, चाहे हम किसान हैं, हम एक गार्डनर हैं या कंज्यूमर हैं जो सामान खरीदते हैं, हमें अपने से प्रॉमिस करना है कि ना तो हम केमिकल यूज़ करें ना किसी को करने दें। दोस्तों मैं फिर आऊँगा एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।